ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है आदरणीय एमपी साहब। और सब जी, और ये एक छोटी सी मुहिम है आदरणीय एमपी साहब, जिसके अंतर्गत जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके साथ मैं संवाद करता हूं और उनसे मैं सवाल पूछता हूं। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और जो आपकी ही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप हैं प्रदीप चौधरी जी, सांसद कैराना लोकसभा उत्तर प्रदेश और निवर्तमान विधायक गंगो विधानसभा सहारनपुर। तो थोड़ा सा मैं पहले आपके बारे में बता देता हूं आदरणीय एमपी साहब, अगर कुछ त्रुटियां रहें तो आप जरूर मुझे बताइएगा। आपका जो जन्म हुआ है 10 मार्च 1969 गांव दूधला, जनपद सहारनपुर में हुआ, और आपकी जो शिक्षा हुई है महाराज सिंह डिग्री कॉलेज और जेवी जैन डिग्री कॉलेज से आपने LLB की। और आप सभी को बता देना चाहता हूं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से देखेंगे, 1998 और 99 के बीच सहकारी गन्ना समिति ननौते में भी आप ने सेवा दी है। और अब मैं बात करता हूं आपकी राजनीति का पदार्पण में। 1999 में आपके पिताजी आदरणीय मास्टर कंवरपाल जी का देहांत हो गया, और आदरणीय मास्टर जी 2 बार जनता दल से और 1 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, यानी कि 3 योजना आदरणीय मास्टर जी भी विधायक रह चुके हैं नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से। तो उसके बाद मैं आपकी बात करता हूं, आपने नकुड़ विधानसभा से सन 2000 में चुनाव लड़ा, उपचुनाव। तो 14,700 के भारी अंतर से आपने डॉक्टर सुशील चौधरी जी को हराया, और 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में आपको निराशा मिली, और इसी बीच 2004 में आपको जनपद सहारनपुर का समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब बात आती है 16वीं विधानसभा, यानी कि 2012 में कांग्रेस के टिकट से आपने चुनाव लड़ा, और चौधरी रुद्रसेन जो सपा प्रत्याशी थे उनको आपने हराया। फिर 2017 में 17वीं विधानसभा में आपको भाजपा के द्वारा टिकट में दिया गया और आपने चुनाव लड़ा और आपने जीत हासिल की। अब बात आती है 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में कैराना से आपको टिकट दिया गया, और 92,160 के भारी अंतर से आपको कैराना लोकसभा में भी विजय पताका फहरा दिया। और जो आपको मत मिले थे कैराना लोकसभा में 5,66,961, और जो सिटिंग MP थी तबस्सुम हसन 4,74,801 मत उनको मिले थे, और 92,160 के अंतर से आपने विजयी हासिल की। तो आदरणीय MP साहब, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट आपकी ही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेरा पहला सवाल है MP साहब आपसे कि आपका अभी तक का सफर कैसा रहा, शिक्षा और राजनीति, जो चीजें छूट गई हैं वो आप बताएं जी। बिल्कुल नेपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इस माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का एक सराहनीय प्रयास किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ अपने जितने भी साथीगण इसमें जुड़े हुए हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने वैसे तो पूरी डिटेल विस्तार से काफी कुछ लोगों को बता दिया है हमारे बारे में, और साथ ही साथ क्योंकि हमारी राजनीति में आने की परिस्थिति कुछ भिन्न प्रकार की रही है। हालांकि उस समय ऐसा विषय नहीं था। पिताजी हमारे बहुत अच्छे तरीके से क्षेत्र की जनता को लेकर के चलते रहे, और उन्होंने स्नेह लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देने का काम किया है। 5 बार विधानसभा का चुनाव हमारे पिताजी ने लड़ा, और 5 में से 3 बार वो विजयी रहे नकुड़ विधानसभा से। उनके अचानक हम सभी के बीच से जाने के बाद लोगों की भावनाएं बनी कि अब प्रदीप को चुनाव में लाया जाए, राजनीति में लाया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके निर्णय के अनुसार मैंने वो निर्णय लिया है राजनीति में आने का। और राजनीति में आने के बाद मेरा भी उद्देश्य वही रहा है, सेवा भाव से काम करना, लोगों की कठिनाइयों को दूर करना, यही मेरी हमेशा प्राथमिकता में रहा है। लोगों का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता में रहा है। लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और विकास कार्यों को प्राथमिकता देना, ये हमारी हमेशा पहली प्राथमिकता रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग राजनीति के सफर को तय करते चले आ रहे हैं। 99 में पिताजी की डेथ होने के बाद, 99 में ही उनके जाने के बाद मैंने राजनीति में अपना कदम रखा। और जहां तक हमारे शिक्षा जगत की बात है, उसमें आप लोगों ने पूरे विस्तार से लोगों को बता ही दिया है। और इसी क्रम में उनके जाने के बाद सन 2000 में जो उपचुनाव हुआ उसमें मैंने चुनाव लड़ा। बहुत अच्छा लोगों का सहयोग, आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, और उसमें नकुड़ विधानसभा उस समय थी। नकुड़ विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा
उसके बाद 2 बार के जो चुनाव हमारे रहे हैं उसमें मैं लूज कर गया, जैसे कि आपने बताया है, और 5 बार विधानसभा के चुनाव में 2002 सन 2000 में, और उसके बाद 2002 में जो सामान्य चुनाव हुआ, और फिर उसके बाद 2007 में, 2012 में फिर से हम लोग विधानसभा चुनाव करके आए, 2017 में फिर से करके आए हैं, और उसके बाद लोकसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कंसिडर किया और मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा किया है, और भरोसे के नाते मुझे लोकसभा में पहुंचने का अवसर मेरे कैराना लोकसभा के सभी साथियों के द्वारा मुझे दिया गया है। अपना आशीर्वाद सिरों पर बना के रखा है, और उस आशीर्वाद की बदौलत मुझे कैराना लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर परिणाम लोगों के बीच में देने का कार्य कर सकूँ। एक मेरा प्रयास जारी है। जी आदरणीय एमपी साहब, जो मेरा अगला सवाल है, एक वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19, उसके चलते लोकसभा क्षेत्र स्तर पर आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, और अभी लॉकडाउन 4.0 चल रहा है और 5.0 मात्र अभी ज्यादा नहीं कहता 36 घंटे की बाकी है उसमें, तो भविष्य की आपकी क्या रूपरेखा है, जी बताएं। जैसे कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना ने अपनी इस प्रकार की स्थिति पैदा की है, तो आज के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के माध्यम से कोरोना को रोकने के लिए एक पहल की, और समय पर कदम उठाने के बाद लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। जी 3 प्रकार के लॉकडाउन की समय सीमा पूरी हो जाने के बाद लोगों ने अच्छा सहयोग उसमें देने का काम किया है, और सरकार की गाइडलाइन का निश्चित रूप से पालन करने का कार्य किया है। अच्छा, लॉकडाउन समय हम लोग जा रहे हैं, इस समय में भी बहुत सारी सुविधाएं, सारे रियायतें, कुछ बाजार खुलने के, कुछ दफ्तर खुलने के, कुछ अन्य जैसे कि जो जरूरत में रिलैक्सेशन देने की बात है, सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई है उसके अकॉर्डिंग लोग, साथ ही साथ लॉकडाउन के समय में आने वाली समस्याएं, परेशानियां स्वाभाविक है। सारे जब कार्य ठप हो जाते हैं, सभी प्रकार के उद्योग बंद हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं, काम कारोबार, मजदूर, व्यापारी, किसान, हर एक वर्ग ने बिल्कुल अपने काम बंद रखे हैं और सरकार का सहयोग करने का काम किया है। उसी क्रम में कुछ कठिनाइयां भी जरूर लोगों के सामने आई हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है, जैसे कि खाना बना करके उनके घरों तक खाना पहुंचाना। साथ ही साथ सरकार ने भी अपनी कम्युनिटी किचन तैयार करते हुए और उनके माध्यम से भोजन घरों तक पहुंचाना, उन लोगों तक जो कहीं किसी रूप में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनको सहायता पहुंचाने के रूप में बहुत बड़े कदम सरकार ने उठाने का काम किया है। भोजन किचन के माध्यम से तो लोगों ने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किया ही गया है। साथ ही साथ उन ऐसे लोगों तक भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम किया गया है, जिनके बहुत सारे लोगों के नाम हम लोगों ने भी प्रशासन को उपलब्ध कराने का काम किया है, और उन लोगों तक भी राशन की किट पहुंचाने का काम प्राथमिकता पर किया गया है। इसके अलावा आज तक भी हमारे पास जहाँ तक आती है, उन तक उनकी सूचना हमारे तक पहुंचने के बाद हम लोग उनको सहायता प्रोवाइड करने का काम लगातार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोताही ना प्रशासन की तरफ से, ना किसी हमारे कार्यकर्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से, ना ही हमारी पार्टी की तरफ से। सभी लोग पूरी तत्परता से अपने काम की जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रवासी मजदूर, तो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले तो प्रवासी मजदूर, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो किया ही किया है, साथ ही साथ हमारे केंद्र की सरकार ने भी बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान देने का काम किया है। जगह जगह पर बसों की व्यवस्था करने का काम जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें हैं उनको व्यवस्था बना करके देने का काम किया है। प्रदेश की सरकारों के माध्यम से उनकी व्यवस्था करने का काम किया गया है। उनको ठहराने की व्यवस्था, उनको
दवाई पाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था को बहुत अच्छे सुनिश्चित तरीके से करने का काम किया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने रेल उपलब्ध करा करके जहां जिसको जाना है उसको पहुंचाने का काम किया गया है। एक सराहनीय कदम है। भले ही दूसरे दलों के लोग उस पर राजनीति करने की बात कर रहे हो, लेकिन हमारी पार्टी ने किसी भी प्रकार की, हमारी सरकार ने किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। साथ ही साथ प्रशासनिक तंत्र ने इतनी तत्परता से काम किया है, कभी आप लोगों को इतनी तत्परता से न तो पुलिस काम करते हुए दिखाई दी होगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारी, डॉक्टर और सफाई क्षेत्र के जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं और अन्य सेवा में प्रशासनिक तंत्र लगाव है, निश्चित रूप से उनसे बहुत सराहनीय काम किया है। और निश्चित रूप से ऐसे सराहनीय कार्य करने पर जब अपना आदमी को योगदान देने का काम करता है और सराहनीय कदम उठाने का काम करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम करता है, निश्चित रूप से इसके परिणाम सार्थक निकल करके आते हैं। वही आज हम सब लोग कोरोना से लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की गाइडलाइन हमारी सरकार ने हम लोगों को देने का काम किया है, गाइडलाइन का ठीक से पालन करते हुए निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में कामयाब होता है। जी एमपी साहब, आपका जो है मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है अभी, और तो मेरा अगला सवाल है आदरणीय सांसद महोदय आपसे कि सांसद होने के नाते इस 1 साल में आपके द्वारा संसद में क्या क्या मांगे उठाई गई और भविष्य की आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? जी बिल्कुल, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रही है, हमेशा लोगों का सम्मान करना, उनके समय पर किसी भी प्रकार की लोगों के सामने कोई कठिनाई पैदा ना हो, कठिनाई को हल करना और विकास कार्यों को हम हमेशा प्राथमिकता पर लेने का काम करते रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के चलना चाहते हैं। साथ ही साथ समय समय पर समस्याओं का निराकरण करना भी हमारी प्राथमिकताओं में रहता है। उसी क्रम में अपने जो जनपद शामली हो या कैराना लोकसभा अपना रहा हो, उसमें पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज के विषय भी आया था। मेडिकल कॉलेज का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखने का काम किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद शामली में पिछले दिनों आए थे, वो घोषणा भी कर करके गए थे। साथ ही साथ रेल से संबंधित समस्या जो थी, रेलवे के बारे में हम लोगों ने लोकसभा में इस बात को उठाने का काम किया है, इस रूट पर अच्छी रेल सेवाएं हो, क्योंकि ये रूट बहुत ही खराब है। माना जाता है सहारनपुर शामली, शामली से बागपत और दिल्ली तक जाने वाला रूट है। इसकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ तरीके से कराने के लिए इस पर अच्छी प्रकार की ट्रेनें चलाने की मांग हम लोगों ने सरकार से की है, और उसका परिणाम ये निकल करके आया है। पिछले दिनों आप लोगों को मालूम होगा, दिल्ली से चल करके शामली तक एक सेवा एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से एक ट्रेन चलाई गई है, और जिसका पिछले दिनों हमारे सामने हमें भी एक कार्यक्रम रखना था, और उसके रोकने का स्टॉपेज शामली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय हालांकि वो कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया, क्योंकि गंगों का उपचुनाव समय चल रहा था, वो नहीं हो पाया। लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रेन आप लोगों की अपने शामली को जोड़ने वाली ट्रेन चालू हो चुकी है, और अन्य व्यवस्थाएं जो अभी और भी पूरी होने वाली बात है, उनको भी पूरा करने का प्रयास जारी है। साथ ही साथ हमारे ननौता कस्बा के लोगों की, जो हमारे कैराना क्षेत्र का एक हिस्सा पड़ता है, जनता एक्सप्रेस जो चलती है, रूटीन में उस पर चलती है, वो जनता एक्सप्रेस को रोकने के स्टॉपेज की मांग लगभग 20-22 साल से पिछले दिनों से चली आ रही थी। उस समस्या के निराकरण की बात भी हम लोगों ने लोकसभा में उठाई। माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी के सम्मुख उस बात को रखने का काम किया, और माननीय पीयूष गोयल जी ने उस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसका निराकरण करने का काम किया है। 2 मिनट का स्टॉपेज उसका ननौता में माननीय मंत्री जी के द्वारा देने का काम किया गया है, और मैं उसके लिए धन्यवाद करते हुए आगे के लिए हम लोग आशा करेंगे कि हमारे कैराना लोकसभा में किसी प्रकार की रेल से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हम लोग समय पर करने का कार्य करते रहे। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमारा सहारनपुर से दिल्ली और दिल्ली को सहारनपुर से वाया शामली बागपत होते हुए दिल्ली को जो 4 लेन का रोड हमारा जी राजमार्ग की पहले स्वीकृति तो इसकी राजमार्ग जो बनना है उसकी स्वीकृति तो आई हुई थी, लेकिन उस पर काम रुका हुआ था। लंबे समय से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था। उसकी बात भी हम लोगों ने लोकसभा में उठाई, माननीय मंत्री गणों से, अधिकारी गणों से बातचीत की गई, और बातचीत करने के बाद बागपत के बाद उस पर काम नहीं हुआ था। बागपत के आगे भी काम उस पर जल्दी से शुरू हो, ऐसा प्रयास किया गया। इसमें जनपद शामली जो हमारा बहुत अच्छा जनपद है, और
जाम की समस्या से बहुत बुरी तरीके से जूझता चला आ रहा। जी, अभी मैं माफी समझता हूं चाहूंगा, कि आपको बीच में रोकना चाहूंगा आदरणीय सांसद महोदय। अभी पिछले दिनों मेरे साथ शामली विधायक जी भी थे, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि शामली में जाम की समस्या रहती है, तो भविष्य में इसको लेकर के आपके क्या सुझाव हैं? जी, मैं बात पूरी कर दूं, उसके बाद फिर आप अपना सवाल कर लीजिएगा। जी 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 जी। ये बात होने के बाद जिसके बाद जो फोर लेन पर हमारे काम शुरू होना था, वो काम शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही फोर लेन का काम तैयार हो जाएगा। शामली जनपद जो हमारा विशेष तौर पर जाम की समस्या से जूझता चला आ रहा है, वो समस्या का निराकरण जल्दी ही हमारे बीच में होगा, ऐसी मुझे जल्दी से आशा है। और इसी क्रम में हमारे गंगोह विधानसभा जो हमारी पड़ती है केरला लोकसभा का ही हिस्सा है, हरियाणा को जोड़ने के लिए पुल बहुत दिनों से लंबित था, जिसका पिछली सरकारों ने पैसा जो शेष उस पर आना था लगभग 22-23 करोड़ रुपया, वो नहीं दिया गया। पिछले दिनों जब हम लोग विधानसभा में थे, विधानसभा में रहते माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा में भी इस बात को हमने उठाने का काम किया था, ताकि हरियाणा से कनेक्टिविटी उधर से हो और वो पुल जल्दी से तैयार हो जाए। उसकी मांग की गई थी, उस पर भी 22-23 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई और आज की तारीख में वो पुल बनकर के तैयार हो चुका है और उस पर आवागमन शुरू हो चुका है। साथ ही साथ और इसके साथ हमारे जनपद शामली में ही स्टेडियम की स्थापना हो, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए भी जगह की जो उपलब्धता है वो कराने का काम किया गया है, पिछले दिनों बात आई थी। और साथ ही साथ जनपद ही नहीं, पूरे मंडल के अंदर विश्वविद्यालय बने, क्योंकि बहुत सारे कहीं ना कहीं फिर एक बार फिर नेटवर्क का इश्यू। और मेरठ में जाने के बाद लंबी दूरी बच्चों ने तय करनी पड़ती है, उससे सुविधाजनक तरीके से छात्र अपनी समस्याओं का निराकरण यही इसी लेवल पे, कमीशन लेवल पे करने का काम करते रहे। सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पिछले दिनों प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखने का काम किया गया है और उसी बात को प्राथमिकता पर लेते हुए मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए जनपद सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया है, जिसपे पिछले दिनों 10 करोड़ रुपए की उपलब्धता कराने का काम किया गया था और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कल से ही हमें खबर लगनी शुरू हुई है, उस पर 100 करोड़ का प्रावधान अभी करने का काम कर दिया है। साथ ही साथ शामली के अंदर केंद्रीय विद्यालय की हमारे मांग चली आ रही थी, उसको भी हमने लोकसभा में उठाने का काम किया है। मंत्री से भी हम लोगों ने इस बात को रखने का काम किया है। शामली के अंदर क्योंकि सहारनपुर में केंद्रीय विद्यालय है जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं, शामली में भी जनपद स्तर पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, ऐसा हमारा प्रयास है। उस विषय को मैंने लोकसभा में भी उठाया, माननीय मंत्री जी के सम्मुख भी रखने का काम किया है। साथ ही साथ अंडरपास जो बने हुए हैं, बहुत पहले से काफी दिनों से अंडरपास बने हुए हैं जी, हाँ उसको भी समय में मानसून जी वो भी मानसून के समय में, यानी कि बरसात के समय में बड़ा भारी समस्या लोगों को आवागमन के लिए उस पर झेलनी पड़ती थी, पानी उसमें भर जाता था। अंडरपास में व्यवस्था हालांकि उन लोगों के द्वारा, रेल विभाग के द्वारा की गई है, उसमें पानी न भरे, लेकिन फिर भी बारिश ज्यादा होने के कारण उसमें पानी भर जाता था, लोगों को आवागमन में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। उसी बात को देखते हुए सरकार के सम्मुख इस बात को रखने का काम किया गया है और लोकसभा में उठाने की बात की गई है। वो उठाने के बाद उसका निराकरण ये होने का काम किया गया है। तो उस पर जो टीन शेड बनने का काम अधूरा था, उसको पूरा करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसपे कुछ जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो टीन शेड अंडरपास पर बनने थे, उस पर काम जारी है। जी तो आदरणीय सांसद महोदय, आपने जो आपका जो ब्यौरा था, 1 साल का जो कार्यकाल अभी रहा है मोदी सरकार 2.0, उसका आपने जो कार्य आपके द्वारा कराए गए और अभी लंबित हैं, उसका आपने एक रिपोर्ट कार्ड दिया। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं आदरणीय सांसद महोदय, दिल्ली सहारनपुर रेलवे मार्ग पर, जो कि दिल्ली से चल के वाया शामली सहारनपुर जाता है, दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ वाला रेलवे मार्ग है और
डिस्कवरी चैनल के अनुसार 6th रैंक पर है। 90 अगर 90 की कैपेसिटी है तो 350 लोग उसमें ट्रेवल करते हैं। और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो इस रेलवे मार्ग का यूज करते हैं। तो ये रेलवे मार्ग अभी सिंगल है, तो आदरणीय सांसद महोदय ये डबल कब तक हो जाएगा, और विद्युतीकरण का भी काम इसको लेकर के मेरा ये सवाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी समस्याएं मैंने माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखी हैं। पिछले दिनों हम समय समय पर जब भी लोकसभा चलती है, जब तो ज्यादा मुलाकात उनसे होती रहती है, और जो समस्याएं मेरे सामने आती है, जैसे आज आपने ये भी बताया, इससे पहले भी मेरे सम्मुख डबल रेल की लाइन ये बने, ये बात मेरे सामने पहले भी आई थी, मैंने लिख करके माननीय मंत्री को उसको दिया हुआ। जी, तो मेरा अगला सवाल है आदरणीय सांसद महोदय आपसे, शामली जनपद के अंतर्गत अभी तक कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं स्थापित हुआ। अभी आपने बात भी रखी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल हो, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है उनकी फीस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं उनको इस चीज का लाभ मिल सके, तो इसको लेकर के मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना वही मैं बता चुका हूँ, केंद्रीय विद्यालय की मैं मांग कर चुका हूँ लोकसभा में, और माननीय मंत्री के सम्मुख भी अपना व्यक्तिगत रूप से मिलकर के इस बात को रख चुका हूँ। आने वाले समय में इंतजार करेंगे, उसका निर्णय बीच में निकल करके आए। जी, आदरणीय सांसद महोदय, मेरा अगला सवाल आपसे है कि यहाँ पर अभी अगर दिल्ली और सहारनपुर वाया शामली अगर रेलवे मार्ग की बात करें तो बहुत कम ट्रेन है। आपसे अब मैं आग्रह करना चाहूंगा कुछ इंटरसिटी अगर चलाई जाए तो कहीं ना कहीं एक सुलभ चीजें रहेंगी जो क्षेत्रवासी हैं उनके लिए। तो इंटरसिटी को लेकर के आपका क्या कहना है जी, चलाए जाने को लेकर के? नहीं बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ, मेरा अथक प्रयास लोकसभा में पहुंचने के तुरंत बाद से ही इस बात की तरफ मेरा विशेष ध्यान है कि इस रूट की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में इस बात को पहले से ही लेकर के चला हुआ हूं, और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में इस बात को लोकसभा में माननीय मंत्री के सम्मुख रखा है। जी, आदरणीय सांसद महोदय, मेरा अगला सवाल आपसे है एक गन्ना किसानों को लेकर के। तो गन्ना किसान कहीं ना कहीं पेमेंट को लेकर के, और अभी मैं देख रहा था, कल हाल देख रहा था बजाज शुगर मिल का, तो वहां 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो कहाँ कमियां हैं आखिर? जो मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है, और अभी भी मतलब पर्चियां विलंब हो रही हैं और गन्ने का पेमेंट समय से नहीं हो पाता। तो इसको लेकर के मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में किसान है। किसान को किसी भी प्रकार की समस्या से जूझना न पड़े, वो हमेशा उसका निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है। जहां तक पेमेंट की बात है, सरकार ने प्राथमिकता पर किसानों का भुगतान करने का काम किया है। नहीं तो पिछली जो सरकारें थी, पिछली सरकारों में कई कई सालों तक गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता था। लोग धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करने का काम किया करते थे। हम लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया है। लगभग 22 दिन हम लोग रात दिन धरना देकर के किसानों का भुगतान करने की मांग करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई पिछली सरकारों में नहीं होती थी। हमारी सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। पिछला तो भुगतान किया ही किया है, आगामी भुगतान भी किसानों का गन्ने का भुगतान जल्दी से हो, ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया गया है। पहली बार बजट में व्यवस्था कर करके किसानों के बकाया भुगतान की व्यवस्था सरकार ने की है। जल्दी से जल्दी भुगतान किसानों का हो, ऐसी प्राथमिकता से सरकार ने काम किया है। जहां तक गन्ने की बात है, गन्ना के पहुंचने की बात है, गन्ना की पहुंच की बात सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। जब तक किसान का गन्ना शेष है, शेष गन्ना रहते हुए चीनी मिल कोई भी बंद नहीं हो। यही उद्देश्य लेकर के सरकार लेट तक चीनी मिलों को चलाने का काम कर रही है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे, पिछली सरकारों में चीनी मिल समय पर चलती नहीं थी, और अगर चल भी जाती थी गन्ना पूरा लेती नहीं थी, और किसान अपने गन्ने को लेकर के दर का काम करता था, परेशानी झेलने का काम करता था। पता नहीं कहाँ कहाँ कोने दामों में बेचने पड़ते थे, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। चीनी मिल तब बंद नहीं होगी, किसान का गन्ना शेष है। जी, आदरणीय एमपी साहब, मोदी सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन मैं कल थाना बंद शुगर मिल की आपको बात बता दूं, 5 किलोमीटर लंबी लाइन है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग
ये जो एक व्यवस्था की गई है समय से पर्ची ना देना, तो ये कहीं ना कहीं एक खामियां हैं। मैं आशा करता हूं आदरणीय गन्ना मंत्री जी से आप इस बारे में जरूर बात करेंगे कि समय से गन्ने की पर्चियां दी जाएं। और एक जो कमी है, थोड़ी सी एक समस्या और है, गन्ना माफिया कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक्टिव है। इसको लेकर भी आपको मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि कम पैसों में वो अपनी पर्ची में गन्ना डलाते हैं, गन्ना माफिया। तो ये एक बड़ी समस्या है क्षेत्र की, और ये गन्ना किसानों को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। आशा करता हूं आप जरूर आदरणीय मंत्री जी के सामने ये बात जरूर रखेंगे कि एक तो नहीं, पिछले दिनों को लेकर पिछले दिनों बात हुई थी, सभी अधिकारीगण भी थे और भाई माननीय मंत्री के माध्यम से भी ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विषय पर बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारी समस्याओं के निराकरण के विषय में चर्चा हुई है, भुगतान के विषय में भी उस समय चर्चा हुई थी और शेष गन्ने के विषय में भी चर्चा हुई थी। और जिन किसानों की के पास गन्ना शेष रह गया है उसकी व्यवस्था करने की भी बात हुई थी। जहाँ तक अब विषय मुख्यतः यही रह गया है, गन्ने की उपलब्धता यानी पैदावार जिन किसानों के पास गन्ना ज्यादा है, ये एक व्यवस्था बनती है चीनी मिल पर किसानों का बाकायदा कैलेंडर होता है कि इस कैलेंडर में इस सप्ताह में आप मिलेगी, ये व्यवस्था बनाई जाती है। उसके बावजूद भी उस कैलेंडर के हिसाब से जितनी पर्चियां किसानों की बनती थी उसके अलावा भी जो गन्ना शेष ज्यादा मिल जाता है, उस ज्यादा गन्ने की वजह से इस प्रकार की दिक्कत आई है। मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार गन्ना अगर कैलेंडर के अकॉर्डिंग ज्यादा भी बचा हुआ है तो भी चीनी मिल को देने का काम किया गया, उस गन्ने की व्यवस्था सरकार कर रही है, उसकी वजह से लाइन लगी जी। तो अंत में चलते चलते आदरणीय एमपी साहब, आप सम्मानित लोकसभा क्षेत्र की जनता को ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए यही कहना चाहता हूँ, कोरोना से हमारा देश जूझ रहा है और एक क्रम में हम कोरोना को जीतने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। व्यवस्थित तरीके से रहें, सैनिटाइजर साबुन का प्रयोग हम लोग एक प्रकार से करते रहे, समय समय पर अपने हाथों को साफ करके धोने का काम करते रहे, मास्क का प्रयोग एक प्रकार से करने का काम करते रहे और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करने का काम करते रहे। और जहाँ तक विषय आप लोगों ने और भी उठाया है, और इस क्रम में जो हमारे ऐसे लोगों के समय में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो व्यवस्था सरकार ने देने का काम किया है, कठिनाई के दौर में 1,70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था पिछले दिनों भारत सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। लोगों को व्यवस्थित रूप से एक प्रकार से काम हो, हमारी सरकार के जो कामकाज का तौर तरीका है वो व्यवस्थित तरीके से बना रहे। और उसके बाद दूसरा 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक रूप से पैकेज देने का काम किया है, जिसमें हर सेक्टर पर काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। इससे प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक सेक्टर को उभारने की व्यवस्था से सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है। जिससे पिछले दिनों हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से किस सेक्टर में कितना कितना प्रावधानित लागत से काम करना है वो व्यवस्था बना करने का काम किया गया है और व्यवस्था को लागू करने का काम सरकार के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसी बढ़िया व्यवस्था बनाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूँ ऐसे समय में अगर कोई और सरकार होती बिल्कुल विफल होकर के काम करती, किसी भी प्रकार से इतने बड़े संकट को किसी भी प्रकार से खेलने में कामयाब न हो पाती। साथ ही साथ पूरे विश्व के अंदर आप देख रहे हैं इस प्रकार की परिस्थिति का सामना पूरा विश्व कर रहा है और मैं मानता हूं कि पूरे विश्व के अंदर भारत कोरोना को रोकने में एक अहम भूमिका निभाने का कार्य किया है, अहम कदम उठाने का काम किया है। उन अहम कदमों को उठाने के बाद, समय पर कदम उठाने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश को कोरोना में रोकने में हम सब लोग सफल होंगे, कामयाब होंगे, हमारी भारत सरकार कामयाब होगी। निश्चित रूप से हमारे भारत का नाम विश्व की पटक उभर करके आएगा, ऐसी मुझे अपने लोगों से एक बार यही फील करूंगा। आप सब लोग बड़े
सजग तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक प्रकार से आप लोग करते रहे, ऐसी मुझे आप लोगों से अपील करनी है। इस अपील के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करते और आपका भी धन्यवाद करते हुए आशा करूंगा कि जो जो समस्याएं आप लोगों की रहेगी उन सभी समस्याओं पर विशेष फोकस करते हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का काम प्राथमिकता पर करता हूँ। जैसे मुझे आप सब लोग के सहयोग की और आशीर्वाद की आशा। जी, आदरणीय एमपी साहब, आपने अपना मूल्यवान समय ग्रामीण भारत संवाद को दिया और आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए और आप यूं ही क्षेत्रवासियों के काम आते रहें और उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं हल करते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जी नमस्कार।